शांति भव, राधे राधे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले सप्ताह में जो हिस्ट्री के क्लास शुरू किए थे एक दिन के लिए, उसमें हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रवाद को देखा, नेपोलियन को देखा, हमने लुई फिलिप को देखा, हमने बुर्बो वंश का अंत पुनर्स्थापना देखा, हमने वियना कांग्रेस देखा, हमने मेटरनिक को देखा, कई सारी चीजों को हमने देखा है। देख यहाँ पर देख, खींच के दे तो कहला अभी फोन क्या कर बजा, अब स्वाति फोन कर रही है, हमारे पर फोन कर रही है स्वाति। और तक घरे जाना है तो छुट्टी करो ना, टाइम पास कुछ कर रहा है, रखना है तो रखो, ठीक है भैया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जगह है यूरोप में, एक देश है जिसका नाम है इटली। तो आज हम लोग इस इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे तो बताए थे कि नेपोलियन जब आया था तो उसने यूरोप के जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए देश थे उसको एक में जोड़ने का प्रयास किया था। जर्मनी का एकीकरण करके जर्मन राइन संघ नाम रखा। इटली में 3 को जगह कर देता है, मतलब पूरे टुकड़े को जोड़ के 3 भाग में वो कर देता है। जैसे जर्मनी को 39 भाग और इटली को 3 भाग में वो एकत्रित कर देता है। तो आज हम लोग उस कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले कुछ सवाल जवाब हो जाए। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? अब वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध, चलो छोड़ो, कौन इसमें पराजित हुआ था ये बताओ, वाटरलू के युद्ध में? खाली से डाउन के युद्ध पते है, जो लिखवाएंगे वही याद रहेगा, जो ना लिखे होगा किताब तो पहले कोई ना ले ले है। कौन कौन ले ले है? जो ना ले ले होगा लतियाम आज हम एकदम पक्का परमानेंट। चलो बेटो सर बताओ, वियना कांग्रेस कब हुआ था? कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? नहीं पता, क्या है तू बता, कब हुआ था? 1815। कई गो देश थे एकरा में, कौन कौन? अब कोई कोई होवे करते, बस सही पढ़े हैं, बैठिए। हाँ खड़ा हो। मेटरनिक युग कब से कब तक? मेटरनिक युग कब से कब तक? आज चलत बताओ। जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक है। मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? यूरोप के। बैठ 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 है वो क्वेश्चन तब धरा जाए। खड़ा हो। फ्रांस के क्रांति कब होले है? डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट। फ्रांस की क्रांति, बैठो बैठो, उतना टाइम ना मिलेगा, खड़ा हो रहे। दोनों में से कोई खड़ा हो जो, चाहे दोनों हो जो, और दोनों मिल के बताओ हमरा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ है पता? वो जान रहा है 1800 में फ्रांस की क्रांति भैया, फ्रांस की क्रांति भैया 1889 में, 1789 में। अच्छा, नेपोलियन संहिता 1804 में, और वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? वियना कौन देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ओके। वियना कांग्रेस में कै गो देश था? 4 गो। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। सही बात है। तू मैया
बताओ फ्रांस की क्रांति कब होली हल? बंद करो। 1789 में। उस टाइम पे राजा कौन हले फ्रांस के? बस आज सर जी इस सब में से एको के भागे नहीं देना है, सबके पकड़ के रखना। तो भागे फरफरा के तागे से पकड़ना, जिसे के दवाई देते हैं। पहला चीज सबके पास अपना किताब होना चाहिए। दूसरा चीज हाथ में पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए। जैसे हम कहें कि इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन, और उसी को घरे पढ़ना है, और दूसरा दिन हम पूछ के लतिया देंगे। क्लियर? हो सकता है हम रोज ना सुने, लेकिन किसी दिन ऐसे बीच में सुन के 100 दिन के बदला एक के दिन सब चोट्टा किसी के पहले ही से लिखा वाले 20 दिन पहले से अन्ना पता है। रुक, हम लोगों ने राष्ट्रवाद क्या है पढ़ लिया, फ्रांस की क्रांति पढ़ लिया, नेपोलियन कौन था पढ़ लिया, वियना सम्मेलन और मेटरनिक को पढ़ लिया, 1830 की क्रांति और उसका क्या प्रभाव रहा पढ़ लिया, 1848 के भी क्रांति पढ़ लिए। आज हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर, इटली के एकीकरण। इसमें 3 गो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है इटली के एकीकरण में। एगो मेजनी, एगो काउंट काबूड, एगो गैरीबाल्डी। अब बताओ गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। मेजनी ने किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक, अब थोड़ा सा न्यूटन बल कम करेंगे, माने जोर से मारे तनी हल्का मारेंगे। चलिए अब देखिए इटली के बउआ एकीकरण। देखो हाँ 1871 में इटली के भी जर्मनी के भी, ठीक, दोनों एक ही टाइम पे चल रहा था। दोनों अलग अलग देश है लेकिन दोनों एकीकरण लगे लड़ रहा है। दोनों के 1871 में एकीकरण हो जाएगा। लेकिन आज हम किसको पढ़ेंगे? इटली के बारे में। कल पढ़ लेंगे जर्मनी के बारे में। इधर देखो, हम तुम लोगों को बताए हैं कि पहले जो है पुरातन व्यवस्था था, राजवंश था, और वैसे में इटली को क्या कर दिया गया था? टुकड़े टुकड़े में बांटा हुआ था। यहाँ पे जितना दिख रहा नहीं लंबे इसे, ये पूरा के पूरा ये इटली है बुआ। और जितना अलग अलग कलर तुमको दिख रहा है वो सब समझ जाओ क्या चीज है, इटली का ही हिस्सा है, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। फिर आया था तुमको नेपोलियन, और नेपोलियन ने क्या किया था? इसको एकीकरण करने का प्रयास किया था और इसको जोड़ दिया था 3 भाग में। तीनों भाग के नाम यहाँ पे होगा। देखो, एक का नाम रखा सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा के नाम रखा लिगुलियन, और तीसरा के नाम रखा ट्रांसपेडेंट। ऐसे करके वो 3 हिस्से में इसको जोड़ा था। ठीक, उसके बाद इसका काम खत्म, मर जाएगा। सेंट हेलेना 1820-22 खत्म। और उसके बाद मेटरनिक फिर से क्या करेगा? इसको वही काम पहले जैसन बनाना, टुकड़ों में तोड़ना, यही कहानी वो करेगा। तो पूरा कहानी देखो, अगर आप शुरू में बात करिए जब 1800 ईस्वी की शुरुआत हो रही थी तो उस टाइम पे इटली खाली एक नाम था, ये देश नहीं था, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में बंटा हुआ था। कई सारे राज्य यहाँ पे हुआ करते थे छोटे छोटे, ठीक, और सब में अलगाव की भावना, एक दूसरे से नफरत करता था। ये सब एक दूसरे से कहीं भी संबंध नहीं रखेगा, सब एक दूसरे से कार्य कर रहा है, लड़ रहा है। और ये राजाओं की नीति थी। जो यहाँ के राजा है वो जानबूझ के यहाँ वाला से लड़ा रहा है, यहाँ के राजा जानबूझ के यहाँ से लड़ा रहा है। ये लोग अगर लड़ेगा तो एक दूसरे से नफरत करेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे से नफरत करेगा तो एकीकरण की बात नहीं करेगा और मेरा शासन व्यवस्था चलते रहेगा। इसीलिए वो क्या किया? सबको लड़वाते रहा। ठीक, उसके अलावे अगर मान लो कभी एकीकरण करने का प्रयास भी करे तो ऑस्ट्रिया मेटरनिक अटैक मार देगा, उन्हें से फ्रांस अटैक मार देगा कि तुमको एकीकरण नहीं करना है। तो ये सभी लोग मिल करके इन लोगों को आपस में लड़ाए हुए थे। जैसे मान लो कि हमने के सरकार लड़ा दे आपस में कि तू बिहारी, वो झारखंडी, वो हो गया बंगाली, ऐसे करके अपने में भिड़ित रहो, तो नफरत रहे एक दूसरे से। लेकिन उसमें नुकसान भी होता है। जो भी व्यापार वगैरह हम लोग कर रहे हैं, परिवहन वगैरह जो भी चीज़ें हो रही है, क्या वो सारी चीज़ें हो पाएगी? क्या देश की एकता अखंडता एक जैसा रह पाएगा? बिखर जाएगा, देश टुकड़ों में बट जाएगा। तो नेताओं को तो फायदा हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा। इन लोगों को नुकसान हो रहा था।
व्यापार सब करने में कई सारी समस्याएं आती थी। लेकिन जब आया नेपोलियन, इसको 3 भाग में कर दिया, जोड़ा, तो ये लोग एक दूसरे से जुड़े, व्यापार परिवहन इन सब चीजों में इनको हुआ मुनाफा, बढ़िया लगा, शांति जीवन लगा, और इनको एहसास हुआ कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन नेपोलियन ज़्यादा दिन रहा नहीं। नेपोलियन में कई गो नेपोलियन आएगा, हम यहाँ पे अभी नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर से इटली को वैसे ही बनाया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और किया गया था, देखो कि 1814 में नेपोलियन हार गया युद्ध में, और 1815 में वियना कांग्रेस हुआ, और उसके बाद यहाँ पे टुकड़े में बटेगा, बस 2 गो को एक के साथ रह दिया जाएगा। एक का नाम है सर्डिनिया, एक का नाम है पिडमाउंट। ये दोनों एक साथ रह गए, में दिख रहा है मैपा में, पता तो ना चल रहा है। इन्हें लोम्बार्डी है, फिर वियतनाम का है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, छोटा छोटा है, छोटा। देखो 2 गो जगह था, ठीक, एक का नाम है सर्डिनिया, एक का नाम है पिडमाउंट। उन दोनों को एक साथ रखा गया, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सुधार भी किए गए। भले 1815 में इसको तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन नागरिक तो उसके पहले एक हुआ था नेपोलियन के टाइम, और उन लोगों को एहसास हो गया था कि हम लोग को एक होने की जरूरत है। उन लोग आंदोलन किए, और 1820 में कुछ वहाँ पे सुधार करवाया। इसी दौरान क्यों यहाँ पे हुआ ये कि ये वियना कांग्रेस मेटरनिक इटली को तोड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि इटली टूटना नहीं चाहिए, और इसके लिए वो एक संगठन बनाए। अगर उस संगठन के बारे में मेटरनिक जान जाएगा तो क्या वो छोड़ेगा, तो वो चुप्पे बनाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है गुप्त संगठन, यानी चुपके से। और उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मेजनी भी इसका सदस्य बनेगा। तो सवाल पूछता है कि मेजनी किस संगठन का सदस्य था, तो कार्बोनरी। फिर पूछता है कार्बोनरी कैसा संगठन था, तो एक गुप्त संगठन था जो चुपके से योजना बनाता था, और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जो भी है या बाकी के जो भी सेना होता था उसको छुप छुप के मारता था। तो कौन सा युद्ध करता था वो लोग, छापा मार युद्ध, यानी छिप के आएगा मारेगा। क्यों मार रहा है, उसको राजतंत्र को खत्म करना है, और लाना काची है गणराज। कार्बोनरी संगठन के जो लोग हैं वो छुप छुप के राजा के सेना को मारेंगे, पता नहीं चले देंगे कि कौन मारा है। क्यों मार रहे हैं, कि राजा को कमजोर करेंगे, और कमजोर करके उस पूरे जगह पे राजतंत्र खत्म करके और गणराज्य की स्थापना करेंगे, यानी कि अपना चुनी हुई सरकार लाएंगे और शासन को चलाएंगे। इसी के लिए कार्बोनरी संगठन बनाया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बोनरी संगठन का उद्देश्य क्या था, क्यों ये बनाया गया, तो बता देना है कि ये राजतंत्र को खत्म करके गणराज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए छापामार युद्ध भी करता था। तो इसके गठन का मुख्य कारण क्या है, राजतंत्र को खत्म करना है और गणतंत्र को लाना है। ठीक, आगे चल करके मेजनी भी इसका सदस्य बनेगा, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो क्रांति हुआ था फ्रांस में, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, इटली, जर्मनी, पोलैंड जो भी देश है सभी जगह पे इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो इटली में भी प्रभाव पड़ा, और यहाँ के नागरिकों ने भी 1830 में आंदोलन शुरू कर दिया था। एकीकरण लगे कि हमारे सब टुकड़ा टुकड़ा में जो बटे उसको क्या करो, एक में जोड़ दो। तो ये आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे इटली के उत्तरी और मध्य, इधर मैप में देखो तो ये है तुम्हारा उत्तर, ठीक, और इधर है तुम्हारा ये मध्य। इन दोनों को एक में जोड़ने का प्रयास किया गया कि इस पूरे को क्या करें, एक में पहले हम मिला ले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, तो वो में है मेजनी। मेजनी कहा कि ये करना जरूरी है, वो काम वो करना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन दूसरे तरफ है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, कौन, मेटरनिक, इसको आप अंडरलाइन करिए, कार्बोनरी को अंडरलाइन करिए, मेजनी इसका संबंध था इस दल से, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो इन सब चीजों का आप अंडरलाइन करते चलिए, ये सब पूछता है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक, वो कहा कि ये काम हम नहीं होने देंगे, इटली का एकीकरण तो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसने लगा दी उसमें रोक, और इटली का एकीकरण
नहीं हो पाया। एकीकरण कराने का मुख्य रूप से जिम्मा कौन उठाया था? इटली का एकीकरण करेंगे, कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो अभी ना बताइए। हाँ, मेजनी। और मेटरनिक क्या कह रहा है कि हम एकीकरण नहीं होने देंगे। अब मेटरनिक जीत जाता है तो मेजनी टिकेगा, धरा जाएगा तो धर लेगा मेटरनिक होकरा। तो मेटरनिक ये मेजनी अपना देश छोड़ के चला जाता है। ठीक, और जाने के दौरान ही इसने क्या कर दिया, यंग इटली और यंग यूरोप के स्थापना भी करेगा आगे। तो हम लोग अब जान लेते हैं मेजनी के बारे में कि है कौन। ये मेजनी की तस्वीर है। ठीक, जो पहली बार ऐसा व्यक्ति है जिसने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, सबसे पहले इसी का नाम आता है। समझ गया? अब जानो मेजनी के बारे में पूछ दोगे कि मेजनी कौन था, तो लिख देना मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने यंग इटली और यंग यूरोप के डेट के साथ डाल देना 33-34 की स्थापना की थी। बस इतना बात तुम लिख देना, 2 नंबर तुमको मिल जाएगा। अभी विस्तार से जानो क्या है। तो ये साहित्यकार है, लेखक है, गणतांत्रिक विचार वाला है कि देश में शासन जनता की होनी चाहिए, जो सरकार है वो जनता की होनी चाहिए। और पहले ये सेनापति भी था। ठीक, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। वो आदर्शवादी था, अच्छी बातें ज्यादा सोचता था, लेकिन वैसा जमीनी स्तर पे भी तो होना चाहिए। हम यहाँ सोच रहे हैं कि हमारा देश में एकता आ जाए, ये हुआ आदर्शवादी विचारधारा। क्या हमारे देश में पूर्णतः एकता संभव है? किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़ा न हो, क्या संभव है? जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे हमेशा लड़ाई चलते रहता है। और हम कहें कि ना हमारे देश में सब बढ़िया है और ऐसे होगा, तो हम हो जाएंगे आदर्शवादी, जबकि व्यवहार में कुछ और है। मेजनी के वही हाल था, ये आदर्शवादी था, लेकिन व्यवहार में वहां बात कुछ और थी जिसको ये समझ नहीं पा रहा था। ठीक, जब 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई तो इटली में भी आंदोलन हुआ। उसमें मेजनी मुख्य भूमिका निभाया, लेकिन जीता नहीं और भाग गया अपने देश से। लेकिन हार नहीं माना। जब 1848 में फिर फ्रांस की क्रांति होगी तो इटली में भी क्रांति होगा और मेजनी फिर से इटली आएगा क्रांति करने के लिए। ठीक, और इस टाइम पे एक चीज और होता है, हम बताए हैं, इस टाइम पे जो मेटरनिक है वो अपना पद छोड़ दिया था। पिछले क्लास में बताया ना कि 1848 में ये मेटरनिक जो अपने पद से इस्तीफा के हम ना रहेंगे। अब मेजनी के अब टक्कर में कोई है? कौन रोकता था इसको? मेटरनिक है, ये तो अपने चला गया इस्तीफा देके। तब इसके पास मौका मिल गया कि अब की इटली के एकीकरण कर देना है। लेकिन इटली के एकीकरण करने में 3 बातें आ गई इटली में ही। एक है राजा, जो कह रहा है कि एकीकरण तुम करो लेकिन राजा हम रहेंगे। एक है इटली में रोम जगह जहाँ पे पोप रहता है, चर्च के पंडित जी, वो कह रहा है कि इटली के एकीकरण करो लेकिन हेड हम रहेंगे। एक है मेजनी, ये कह रहा है कि इटली के एकीकरण होगा लेकिन हेड न तो पोप होगा न तो राजा होगा, हेड जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और जनता द्वारा चुना हुआ जो राजा होगा वो रहेगा। ये विचारधारा तीनों में टकराना शुरू। इटली में जो राजा है सर्डिनिया पिडमाउंट के, वो कह रहा है कि हमारे अनुसार तुम करो, पोप कह रहा है कि हमारे अनुसार करो, अब मेजनी कह रहा है कि हमारे अनुसार करो। और इन तीनों की बातें आपस में टकराती है। मेजनी यहाँ भी सफल नहीं हो पाता है और मेजनी की कहानी यहीं पे हो जाती है खत्म। कोई क्या ना हुआ, आगे चल करके फिर आएगा काउंट काबू। 3 को नाम बताए ना, मेजनी, काउंट काबू और गैरीबाल्डी। तो प्रयास किसने किया? मेजनी ले, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उस काम को आगे बढ़ाएगा काउंट काबूर। और जिस टाइम पे काउंट काबूर है उसी टाइम पे गैरीबाल्डी है। बस अंतर इतने हैं कि मान लो तुमको इधर तुमको काम कर रहा है काउंट काबूर, इन्हें मान लो काम कर रहा है काउंट काबूर, तो हिन्ने वाला इलाका में काम कर रहा है गैरीबाल्डी। ठीक, एक तरफ हु और एक तरफ ई, और फिर दोनों के मिला देगा तब बन जाएगा पूरा
इटली। समझ गया? तो ये विचारधारा तीनों में टकरा हुआ है, इधर ये दो बाद में उस काम को पूरा करेगा, तभी यहाँ के बात समझो। तो ये चीज हुआ। अब यहाँ में पूछ देगा कि सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा कौन था, तो राजवा के नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, जो कह रहा था कि हमर नेतृत्व में एकीकरण करो। पोप कह रहा है कि हमर नेतृत्व में करो, अमेजनी कह रहा है कि नहीं गणतांत्रिक होगा। तो ये लड़ाई चला और अंततः इसका एकीकरण नहीं हो पाया। तब इसका शुरू होगा दूसरा टाइम, दूसरा चरण। इसमें होगा ये कि देखिए 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए मेजनी खूब प्रयास किया, लेकिन क्या वो सफल हो पाया? नहीं हो पाया। उसका वजह क्या हुआ? इसके देश के ही तीन विचारधारा, एक राजा, एक पोप और एक मेजनी, और तीनों के विचारधारा एक दूसरे से अलग है और इस टकराव के कारण एकीकरण नहीं हो पाया। उसके बाद इटली में आंदोलन हो रहे थे, लोग जग रहे थे कि एकीकरण होना चाहिए, हम सबको एक देश बनना चाहिए। लेकिन लड़ाई कहाँ थी? ऊपर में राजा कराए कि हमर नेतृत्व में, पोप कराए हमर नेतृत्व में। तो इसी की लड़ाई चल रही है। जनता के मन है कि एकीकरण हो। उसी टाइम पे ये हुआ कि ये जो सर्डिनिया पिडमाउंट है, अभी बताए कि यहाँ के राजा कौन था? पहले चार्ल्स एल्बर्ट। जब मेजनी था तब सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। लेकिन 1848 के बाद कहानी बदलती है और वहां एक नया राजा आता है। उसका नाम क्या है? विक्टर इमैनुअल। इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन करो। तो नया राजा बना इस जगह पे, और वो था राष्ट्रवादी विचारधारा। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि इटली के एकीकरण होना चाहिए, और उसके लिए उसने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, या कहो कि चांसलर नियुक्त किया, जिसका नाम है काउंट काबूर। और काउंट काबूर भी वैसा ही था, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला, जो चाहता था कि इटली के एकीकरण हो। हम लोग चले 1830 में, तो राजा प्रधानमंत्री दोनों निरंकुश, क्रांति हो गया। 1848 में निरंकुश, क्रांति हो गया। और इस बार राजा और प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्रवादी, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाने वाला, राष्ट्रीय एकीकरण करने के विचारधारा वाला। तो इस बार क्या होगा? इटली का एकीकरण होगा। थोड़ा सा है या पूरा हो, लेकिन एकीकरण होगा, क्योंकि राजा भी चाह रहा है और प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पे नियुक्त किया था? तो चांसलर या प्रधानमंत्री? या कहेगा कि विक्टर इमैनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर। या पूछेगा कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल। तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ से तुमको बनेगा, और इम्पोर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अंडरलाइन करके याद करो, फिर हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां दे देंगे। अब देखिए, काउंट काबूर बन गया। काउंट काबूर बढ़िया कूटनीतिक व्यक्ति, उसको पता था कि जैसे हम एकीकरण करे जाएंगे, दो आ जाएगा लतखोर यहाँ, एक आएगा ऑस्ट्रेलिया, एक आएगा फ्रांस, कि न करे देंगे। शुरू से रुकावट डाल रहा था। तो कहा कि दिमाग लगावे तो रुक, ऐसे ना होगा, कोई दोनों में से कोई एगो के हमको पक्ष में लेना पड़ेगा। वो फ्रांस को ले लेता है अपने पक्ष में, कैसे लेता है से आगे देखो। देखो, यह एक कूटनीतिक व्यक्ति है, कूटनीति जानता है, राजनीति बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, खेल जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक, इसको पता था कि एकीकरण करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो टक्कर दे सकता है एक को देश, कौन? फ्रांस। तो फ्रांस से अगर हम दोस्ती कर ले तो ऑस्ट्रेलिया से हम समझ लेंगे, लेकिन फ्रांस थोड़ा सा दोस्ती काहे करे? उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो फायदा उसको होना चाहिए तभी वो करेगा। तो उस टाइम पे देखो 1853-54 का टाइम चल रहा है। 48 के बाद 53-54 काउंट काबूर है। ठीक, 53-54 में फ्रांस लड़ाई कर रहा है। एक दिन फ्रांस से कई सारे देश है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखो फ्रांस और रूस के बीच चल रहा है लड़ाई। अभी काउंट काबूर उलावे न बुलावे, चल गया चुकुर चुकुर गावे। फ्रांस नहीं कहा कि भाई रे तू हमारा मदद कर, हम लड़ाई करी थी। ये अपने से कहा है ना कि फ्रांस बढ़िया काम कर रहा है, हम फ्रांस के दिने से, अपने मन से। अब तोरा लड़ाई हुई थे गुलशनमा से, आज चिट्टू का दिया ना अपने मन से, तू कुछ नहीं बोला चिट्टू कि नहीं सोनुआ ठीक कर रहा है, हम सोनुआ के पार्टी से हैं। तो जब तू लड़ाई जीतेगा तो चिट्टू के तू वैल्यू देगा कि नहीं देगा? निमंत्रण देगा कि नहीं देगा?
और वो अगर अपन चाल है, वो तोरा बड़ाई कर रहा है तो उसका कुछ फायदा होगा। तो वही काम कर दिया कौन, काउंट का वो कह दिया कि फ्रांस के दिने से हम है, फ्रांस अपना सही काम कर रहा है। वो क्यों बोल रहा है, उसको फ्रांस से दोस्ती करना है, ऑस्ट्रेलिया को मारना है और इटली के एकीकरण करना है। ये कह दिया, जीत गया फ्रांस, रूस हार जाता है। तब मीटिंग होगा, मीटिंग में फ्रांस बुलाता है किसको, काउंट काबुर को, कि आओ मीटिंग में। अब जैसे उसको मीटिंग में बुलाहटा हुआ तो पूरा यूरोप में उसकी चर्चा होने लगी कि इटली के प्रधानमंत्री को मीटिंग में बुलाया गया है। वो गया मीटिंग में, अपन चाल चल दिया। वहाँ पे जब मीटिंग चल रहा था उसमें वो ऐसा बात रखा अपन कि वो प्रूफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया हमनी के शोषण कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को इटली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ओकरा बाद कहा कि ये तो हम कह दिए, ये सब मानेगा कैसे। तब फ्रांस के कहा कि तू हाँ खाली कहिए हमारा दिने से, तोरा 2 गो जगह दे देबो, हम अपन राज्य होला 2 जगह तोरा, खाली तू हमरा पार्टी से रही। अब पहले से ओकर पार्टी से दोस्ती कैल ही था। फ्रांस कहा कि बढ़िया बात है, 2 गो जगह तो हमरा मिल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया, यानी कि वो भी गया। वहाँ जा करके उसने ये साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप जो है वो गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए, और पूरे यूरोप को ध्यान वो इटली के तरफ खींच लिया। उसके बाद काउंट काबुर और क्या काम कर दिया, काम ये करेगा कि फ्रांस के उस टाइम पे राजा हुआ करता था, उसका नाम है नेपोलियन 3। नेपोलियन बोनापार्ट अलग है, लुई नेपोलियन अलग है, नेपोलियन 3 अलग है। तो नेपोलियन 3 था, ओका जो मीटिंग कर लिया कि सुना ना राजा साहब, एगो काम करो तू, हमने दोनों कर लेवल जाए दोस्ती, आ एकरा हमरा विरुद्ध लड़े से रोक दो ऑस्ट्रेलिया के। तो कहा कि ऐसी ही, तो कि ऐसी ना, बदले में तू ले ला कौची। तो 2 गो जगह नीस और सेवाई, इटली में 2 गो जगह था। कहा कि ये दोनों जगह हम तोरा दे दिली, बाकी तू केकर पार्टी से रहो, हमरा पार्टी से। फ्रांस कहा नेपोलियन की चलो बढ़िया बात है, हमरा तो 2 जगह मिलिए जाई थे, ऑस्ट्रेलिया के ना घाटा लगी थे, जाओ। यहाँ पे ये संधि होने के बाद नेपोलियन 3 ये घोषणा कर देता है कि अगर कभी भी इटली में ऑस्ट्रेलिया हस्तक्षेप किया और उसको सेना की जरूरत पड़ा इटली को, तब फ्रांस उसकी मदद करेगा। घोषणा कर दिया, सब कोई जान गया। अब कहा काउंट काबुर की कैसूँ ऑस्ट्रेलिया के फंसाना है, से आक्रमण करवाना है अपन देश पर, इसीलिए उसको कहा जाता है कूटनीति। बहुत राजनीति जानता था कि जब ये आक्रमण करेगा तब फ्रांस वाला के हम बुलाएंगे कि देखो मारी था, अपने उसकाएगा उसको कि तू पहले हमरा मार देगा। पहले कौन मारा है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया। तब फ्रांस क्या करे, कहे हमारे गोद्धा के तू मार ले, हमारे पार्टी के 2 गो जगह दिले है। और ओकरा बाद ऑस्ट्रेलिया को इटली या फ्रांस दोनों मिल के कूटेगा दम भर, ठीक ना। तो देखो आगे कहानी का होता है। यहाँ पे वो कह दिया कि हम तुमको मदद करेंगे और तुमको अगर इटली के एकीकरण करना है तो करो। काउंट काबुर को कहा, कौन, नेपोलियन 3, कि तुम करो, बस उसमें एक शर्त है, तुम लोगों की मर्जी से करना, जनमत संग्रह, यानी लोगों का मन तो होना चाहिए, उनका मन होना चाहिए कि हम इटली का एकीकरण चाहते हैं। काउंट काबुर का कि ये कौन बड़ी बात है, वो तो हम करिए लेंगे, पहले तो ऑस्ट्रेलिया के कूटना है। ठीक कर दिया। कहा कि आप जो करना है करिए, अब तोरा कोई विरोध नहीं करेगा, अगर कोई करा तो हम तोरा साथे हैं। 2 गो जगह उसको मिल गया और यहाँ पे काम शुरू। अब आएगा वो अपन देश, अब बैठल बैठल वो बुद्धि लगाएगा कैसे लड़ी आ अंततः जाके 1959-60 में लड़ाई लगाइए देगा। कौन, काउंट काबुर, केकरा से, ऑस्ट्रेलिया से। लड़ाई शुरू सीमा के लेके, ये कह रहा है ना कि हमारे यहाँ ले जगह हो, काउंट काबुर। ऑस्ट्रेलिया कह रहा कि ना तोर यहाँ ले हो, तो हमारे यहाँ ले हो। तो कर दिया ऑस्ट्रेलिया आक्रमण के ज़्यादा तेज बनी थे, तो कहा कि आवो हो मार रहे है। अब फ्रांस पहुंच गया अपन सेना लेके, ये देखो सेना लेके पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के खूब कूट मारा, इतना मारा कि अंततः वो अपना पराजय स्वीकार कर लिया और कहा कि यहाँ ले हमारा इलाका है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के एगो राज्य हुआ करता था, एक जगह था जिसका नाम है लोम्बार्डी। काउंट काबुर पर कब्जा कर लिया फ्रांस के मदद से, लोम्बार्डी पर की हो गलो हमर। ठीक, लड़ाई चलते जा रहा था। अब नेपोलियन 3 के बुद्धि खुल रहा है। नेपोलियन कहा था कि तू इटली के एकीकरण करना, लेकिन जनमत संग्रह करके। काउंट काबुर वो में सफल हो रहा है, लोगों को अपने पक्ष में कर ले रहा है। अब नेपोलियन सोच रहा है कि अगर ये चोट्टा सब के एक करके
इटली के एकीकरण कर दिया, तब पक्का है कि हमरो देश में लड़ाई हो जाएगा, जनता विद्रोह कर देगा और हमार सत्ता आ जाएगा खतरा में। ये तो हम गड़बड़ कर दिए, ठीक। तो कहेगा कि अब तो एक में से निकले पड़ेगा। अब वो बहाना ढूंढते रहेगा कैसे एक हम साथ छोड़ी, और अंततः वो एक दिन कह देगा कि देखो बुआ, हम तोड़ा जोड़े न रहेंगे, तू जल्दी अपना समझौता करो। एक और जगह जीत लेता है, वेनेशिया, इटली एक और जगह को जीतेगा, लोम्बार्डी को भी जीत गया और वेनेशिया को। ओकरा बाद नेपोलियन कहा कि देख लड़ाई ढेर हुई, तो अब हम तोरा मदद ना करेंगे, अब तू दोनों अपना आपस में क्या कर लो, समझौता कर लो। कौन है? ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट। पिडमाउंट बोले तो इटली, ठीक, कि समझौता कर लो, हम ना लड़ेंगे। काहे वो कह रहा है? उसको डर है कि अगर ये चोट्टा पूरे इटली का एकीकरण कर दिया तो हमरो पर खतरा आ जाएगा, इसलिए वो हाथ हटा लिया, कहा कि अब संधि कर लो। संधि हो गया और कहा गया कि एक काम करो, इटली 2 जगह जीता ना, तू एगो लोम्बार्डी जीत गया है आ एगो वेनेशिया जीत गया है, तो समझौता यही करो कि लोम्बार्डी तुम रख लो और वेनेशिया आपस ऑस्ट्रिया को दे दो और लड़ाई खत्म करो। और ऐसे करके इनने से एगो काम हुआ, जनमत संग्रह से कुछ हिस्सा के एकीकरण हो गया और कुछ जगह पे कब्जा करके एकीकरण कर लिया। जब ये पूरा काम इधर कर रहा था उसी टाइम पे उन्हें गैरीबाल्डी भी अपना काम कर रहा है। लेकिन आगे पहले इस कहानी को देख लो और क्या होगा। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे फिर से काउंट कवरे को चाल चलेगा। नेपोलियन 3 कहेगा कि आओ भैया डिनर पर बुलाया, कहा कि देखो ना तू जगहवा ला ना, आपकी तू लड़िया मत, तू चुप रहिया। पिछला बार क्या कहा था कि हमारे जोड़े लड़ी है, आपकी कहा कि तू लड़ा मत, तू खाली चुप रही, तू बोले मत करी हा, कौन सही है कौन गलत है, तू शांति से बैठा रहा, बाकी हम संभाल ले। उसको लोभ दे दिया, फिर से युद्ध किया और कहा कि आप एकदम शांत रहिए। और ऐसे करके इटली के कई राज्यों को, पिडमाउंट के, इन सबको क्या किया, सबको काउंट काउड अपने में मिला लिया, ठीक। नेपोलियन 3 ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वो किस आधार पे, जनमत संग्रह पे। काउंट काउड कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तू खाली चुपचाप रहियो ना, हम सब संभाल लें, ठीक। और ऐसे करके वो पूरा कब्जा कर लिया। 60-61 आते आते जहां पे पोप रहता था रोम में, इटली की राजधानी है रोम, उस जगह को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के उनने वाला जितना इलाका था ऊपर में है, उन सारे इलाकों को एक में मिला दिया। अब आइए नीचे देखो, तो यहाँ पे उस सबको मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं, सबके नाम भी दे दिया कि किसको किसको ये मिलाया है। तो ऐसे करके सब मिल गया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम, वेनेशिया को छोड़ दो, जो नीचे वाला जगह बचा हुआ है, वेनेशिया मिल गया था ऑस्ट्रिया को, तो इसका नहीं हो पाया है। रोम था पोप का, तो इसको नहीं मिला पाया। और दक्षिण में नीचे गैरीबाल्डी अपन काम कर रहा है। तो ये 3 जगह छोड़ के पूरे इटली का एकीकरण काउंट काबूर कर दिया। अब जब ये कर दिया और यहाँ के राजा किसको बना दिया, विक्टर इमैनुअल को, क्योंकि राजा तो वही था, काउंट काबूर तो बस एक प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पूरे का राजा विक्टर इमैनुअल। अब चलो दूसरे तरफ गैरीबाल्डी, नीचे वाला इलाका बचा हुआ है, नीचे वाला को पूरा करने का काम कौन करेगा, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था और क्रांतिकारी भी था। कहा कि दक्षिण वाला जो इलाका बच गया है, उत्तर वाला तो काउंट कवर कर दिया, बच गया है रोम और दक्षिण और वेनेशिया, तो कि हम एक फरिया लेते हैं। उसने कहा किया कि अपना जो भी इसके साथ लोग थे उन लोगों को लेकर के, अपने कर्मचारियों को लेकर के अपना एक हथियार वाला सेना तैयार किया, जिसका नाम क्या है, लाल कुर्ती। इसका लाल कुर्ती नाम इसलिए है क्योंकि इसके सेना में जो भी लोग थे वो लाल रंग के शर्ट पहनते थे, समझ गया। तो ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया है, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, ठीक। उसने अपना सैनिक को लिया और उधर सिसिली, नेपल्स, इन सब जो इलाका है दक्षिण में नीचे, वहां पे आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया। वहां के जनता भी इसमें साथ दिया क्योंकि वो राजा से परेशान हो चुका था, जो बुर्बो राजवंश था उसके शासन से जनता परेशान था। वो सब गैरीबाल्डी के साथ दिया और नीचे सिसिली, नेपल्स जो इलाका है वहां पे कब्जा किसका हो गया, गैरीबाल्डी का, ठीक। ऊपरे काउंट कवर कैले है, नीचे गैरीबाल्डी कर रहा है। गैरीबाल्डी पूरे पे कब्जा कर लिया और कहा कि तुनी के राजा कौन है, विक्टर इमैनुअल।
काउंट काउड भी किसको राजा बनाया? विक्टर इमैनुअल को। इसने भी किसको बनाया? विक्टर इमैनुअल को। तो पूरे इटली में अगर ऊपर से खाली बीच में रोम को छोड़ दो तो ऊपरे कब्जा हो चुका है, नीचू हो गया है। इस पूरे इलाका के राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल, यानी एकीकरण हो गया, एक ही राजा है। बचल कौन है? रोम। ये कहेगा ना ये कि हम रोमों के नहीं छोड़ेंगे, तू शांति रहना। देखो दोनों के टाइम एक के है, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर के, बस एगो ऊपरे लड़ रहा है, एगो नीचे लड़ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे काबूर के विचार से गैरीबाल्डी के विचार नहीं मिलते थे। शुरुआत में गैरीबाल्डी मेजनी को बहुत मानता था। मेजनी कैसन विचारधारा के था? गणतंत्र, जनता के शासन। लेकिन बाद में वो उसको समझ में आ गया गैरीबाल्डी कि जनता के शासन संभव नहीं है, और काउंट काबूर के विचार से प्रभावित हुआ कि काउंट काबूर जो कर रहा है ना वो सही है। लेकिन काउंट काबूर और गैरीबाल्डी में कभी मिलन नहीं हुआ, उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिले। काउंट काबूर ने कहा था कि दक्षिण अभियान को वो समर्थन किया, जो सिसिली नेपल्स को जीता ना, तब काउंट काबूर बड़ाई किया कि गैरीबाल्डी बढ़िया काम किया है। तब गैरीबाल्डी गया फूल, कहा कि बॉस मालिक अब देखा तू। वो कहा कि अब तो हम रोमों पर कब्जा कर लेबे 1862 में, कि रोम वो कहला एगो छोड़े, रोम पर कब्जा करने गया। तो काउंट काबूर ने उसका विरोध किया, कहा कि सही काम तू नहीं किया है, कर रहा था उसी के लिए, लेकिन वो कहा कि ये सही काम नहीं है। और जब वो कहा, और क्या किया, काउंट काबूर अपन सेना भी भेज दिया। ऐसा लड़ाई चल रहा है, रोम है, ऊपरे काउंट काबूर है, नीचे गैरीबाल्डी है। ये भी इटली के एकीकरण करना चाहता है, ये भी एकीकरण करना चाहता है, ये भी विक्टर इमैनुअल को राजा मान रहा है, ये भी विक्टर इमैनुअल को राजा मान रहा है। और जब रोम के बात है तो इन्हें से अपन सेना भेज दिया, इन्हें से अपन सेना लड़। तो गैरीबाल्डी कहा कि अपने राजवा लगे हम लड़े, हम ना लड़ेंगे। और रोम पर कब्जा करना वो छोड़ देता है, नहीं करता है। वो उस योजना को त्याग देता है कि ना मालिक, तोरा से हमरा लड़ना ना है, राज्य तोरा बनाना है, तोरा से हम लड़े, आपको ना विचार है तो हम नहीं करेंगे, ठीक। और इस तरह से देखो तो खाली एक रोम को छोड़ करके पूरे इटली का एकीकरण हो चुका है। रोम के एकीकरण न करने का एक और कारण था। रोम में जो पोप था, पोप को संरक्षण प्राप्त था फ्रांस के, फ्रांस उसकी सुरक्षा करता था। अगर गैरीबाल्डी करता अटैक तो होने से जवाब में कौन आ जाता? फ्रांस। जैसे ही फ्रांस आ जाता, काउंट काबूर के पूरा नीति फेल कर जाता, बड़का भैया खिसिया जाते हैं। इसीलिए वो कहा कि रुक हम चाल चल देते हैं। आज जैसे ही फ्रांस के समर्थन खत्म होगा रोम पर से, फ्रांस के कैसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो युद्ध में लग जाएगा और रोम के समर्थन देने में, उसकी सुरक्षा करने में वो सक्षम नहीं रहेगा। और इसी टाइम का फायदा उठाएगा कौन? विक्टर इमैनुअल। गैरीबाल्डी नहीं, गैरीबाल्डी खत्म, फिर काउंट काबूर भी मर जाएगा, लेकिन विक्टर इमैनुअल जिंदा है। और रोम का एकीकरण कौन कर देगा? विक्टर इमैनुअल। और वो टाइम कब चलते रहेगा? 1871। 1871 में विक्टर इमैनुअल रोम को भी इटली में मिला लेगा, और ऐसे करके पूरे इटली का हो जाएगा एकीकरण। कब? 1871 में। समझ गया? तो इसमें एक डेट तुमको ये याद रखना है। हाँ, यहाँ से एक चीज और याद करना है। गैरीबाल्डी जब यहाँ पे मिला था ना विक्टर इमैनुअल को, तो अपना पूरा जो जीता हुआ क्षेत्र है वो विक्टर इमैनुअल को दे दिया कि आप लीजिए। तब विक्टर इमैनुअल बदले में उसको कुछ जगह दिया था कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ और शासन तुम ही चलाओ। तो वो कहा कि हमको राजा नहीं बनना है, और वो अपना किसान वाला जो काम करता था, वो किसान वाला काम में, खेती गृहस्थी में लग जाता है। इस चीज का प्रभाव पड़ा हमारे देश के एक व्यक्ति पर, उनका नाम है लाला लाजपत राय, और उन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी कि कैसे उनका जीवन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो मुख्य रूप से तुमको किताब के अनुसार है गैरीबाल्डी। दो और व्यक्ति को लिखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हम वो करवा देंगे, मेजनी भी उसमें आएगा, ठीक। ऐसे अभी ये अंडरलाइन रखना कि गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय। या लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? गैरीबाल्डी के। समझ गए? तो ये घटना हुआ था। उसके बाद देखो, हाई बुकवे में से लिखल है, बुकवे में ना है। तो 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। वो बेचारा इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। फिर हम बता दिए कि फ्रांस पोप का संरक्षण देना रोम में बंद कर देता है, और आगे चल करके विक्टर इमैनुअल ने क्या किया? इसका फायदा उठाया। और जिस घर में रहता था पोप, उसका नाम है वेटिकन सिटी, उस जगह को छोड़ के
बाकी पूरे इटली का एकीकरण कर दिया। किसने? विक्टर इमैनुअल ने। और 1871 आते आते पूरे तरह से इटली का एकीकरण हो गया। इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति की भूमिका रही। सबसे पहले मेजिनी, फिर दूसरे नंबर पर काउंट काबूर और तीसरे नंबर पर गैरीबाल्डी। इन तीनों ने मिल करके इटली का एकीकरण किया। जब इटली के एकीकरण की कहानी चल रही थी, उसी दौरान जर्मनी का भी चल रहा था। और जर्मनी के चलते ही फ्रांस पोप को समर्थन नहीं कर पाता है, उसका संरक्षण नहीं कर पाता है और इटली का एकीकरण हो जाता है। यानी इटली छूटेगा और फ्रांस को उन्हें जर्मनियों छूट जाएगा। और 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण होगा। लेकिन वो कैसे हुआ उसको कल पढ़ेंगे। ओकरो में एगो व्यक्ति आएगा, वो समझो ना तो एकरे जैसन है, एकरो से खतरनाक है, बिस्मार्क। ठीक, ये क्या करता है ना कि पहले तरह से दोस्ती करके एकरा मारेंगे, अब फिर एकरा हरा देंगे ना, उसके बाद हम तोरो मारेंगे कि अब हम बरियार ही। ठीक, तो ये कल करेंगे कूटाकुटी। तो आज के आपको क्लास में इतने हैं, कल पढ़ के आइएगा, हम इस सब में से पूछेंगे।